नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आप जुड़ चुके हैं पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, यानी प्रथम एंग्लो मराठा वॉर। उसे जानने से पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो। बैकग्राउंड ये है कि जब मैं आपको लास्ट क्लास में, जो हमारी ए टू जेड सीरीज़ है, आप उसे मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वो ए टू जेड सीरीज़ की जो लास्ट क्लास है, जिसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई पर मैंने डिस्कशन किया है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि जब अहमद शाह अब्दाली के साथ जो मराठा हैं उनका युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध। उसमें मराठा पराजित हो जाते हैं, और पराजित होने के साथ साथ मराठाओं को बहुत बड़ी क्षति भी लगती है कि जो मराठाई पेशवा के जो बेटे थे और उनका जो भतीजा था, दोनों की मृत्यु हो जाती है युद्ध ग्राउंड में। और वहां से 3 लोग निकल के वापस आते हैं। कौन से 3 लोग? एक नाना फडणवीस, ठीक है, दूसरे महादजी सिंधिया, और तीसरे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव वही हैं जो बाजीराव के बेटे थे, क्योंकि बाजीराव के 2 बेटे थे। कौन से? एक था बालाजी बाजीराव और दूसरा था रघुनाथ राव। तो इस रघुनाथ राव की भी यहाँ से वापसी होती है। कहाँ से? पानीपत की तीसरी लड़ाई से। क्लियर? ये बात मैं आपको और भी आगे अभी समझाऊंगा। क्लियर है? जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले मेरी प्रीवियस क्लास को, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई वाली क्लास को जरूर देख लें, और अहमद शाह अब्दाली वाले को देख लेंगे तो और भी अच्छा है। तो पिछले 2 लेक्चर लेने के बाद आप इस पे आएंगे तो आपको आपकी पूरी की पूरी जो क्लियरिटी है वो हो जाएगी। यहाँ आप थोड़ा सा बैकग्राउंड और जान लो कि अब तक जो मराठा जो होते हैं, वो मराठा यदि हम देखें, जो मराठा जो प्रशासन है, वो एक तरीके से, जो मराठा हैं वो 2 तरीके से अभी चल रहे हैं। पहले तो छत्रपति हुए थे मराठाओं में, और छत्रपति में हमने देखा था कि छत्रपति शिवाजी से, किससे? छत्रपति शिवाजी से शाहू जी, ये सब मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया है। दूसरे थे पेशवाई पद। तो जब संधि के द्वारा पेशवा को प्रमुख बना दिया जाता है, सर्वे सर्वा बना दिया जाता है, शाहू जी के बाद, शाहू जी के बाद जो पेशवा है वो प्रमुख हो जाता है। और ऐसा पेशवा प्रमुख होने वाला पहला कौन सा था? बालाजी बाजीराव पेशवाई था। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव पेशवा प्रमुख हो जाता है। उसके बाद जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, अहमद शाह अब्दाली से ये लोग हार जाते हैं, और हारने के बाद बालाजी बाजीराव की गद्दी जो है वो नया पेशवा संभालता है, जिसका नाम था माधव राव। माधव राव, ठीक है, क्या नाम था इसका? माधव राव। तो माधव राव जैसे ही पेशवाई गद्दी पर बैठता, वहां से हम अब जो घटनाक्रम है उसे आगे शुरू करते हैं। ये आप स्लाइड और पीपीटी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में युद्ध हुए, उन सब पे हमारा लेक्चर आधारित होगा। 18वीं सदी में जो युद्ध हुए उन पर हम अभी चर्चा करेंगे। अगले लेक्चर में हम 18वीं सदी के बाद, यानी 1800 के बाद जो संधियां और युद्ध हुए उन पर हम बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले, जब हम युद्ध की बात करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हिस्ट्री की लास्ट क्लास में, कि अंग्रेजों की जो राजनीतिक नीति है वो इस तरीके से बदल रही थी कि वॉरेन हेस्टिंग्स रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी लेके आया, और उस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अपनी सेना को भारत में रखें और उसका खर्चा भारत के लोगों से ही उठवाएं। और इस खर्चे को उठवाने के लिए उन्होंने एक तरकीब चली, और वो ये थी कि अपने आप को बफर स्टेट बनाते हुए इन लोगों को आपस में लड़वाते रहो, और इनसे युद्ध संधियों के माध्यम से हम अपने आप की जो मनसा है उसे हम पूरी कर लेंगे। मैंने आपको इससे पहले पानीपत की तीसरी लड़ाई कराई थी। कौन सी? पानीपत की तीसरी लड़ाई। और उस लड़ाई में मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि मराठा इस युद्ध में हार जाते हैं। साथ ही साथ जो पेशवा का पुत्र था विश्वासराव, जो उस समय का पेशवा था बालाजी बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव का पुत्र था विश्वासराव, वो युद्ध में मारा जाता है। साथ ही उसका जो भतीजा था सदाशिवराव, वो भी मारा जाता है। अब इससे आहत होकर जो पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। अब जो नया पेशवा है वो माधव राव गद्दी पर बिठाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, वो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लास्ट युद्ध था, माधव राव फर्स्ट को फिर बिठाया जाता है पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। और माधव राव फर्स्ट जब गद्दी पर बैठता है, तो उस समय पेशवाओं की जो हालत थी, या मराठा एम्पायर की जो हालत थी, वो काफ़ी खस्ता थी, क्योंकि पानीपत की लड़ाई हारने के बाद उनकी स्थिति काफ़ी नीचे जा चुकी थी। और अब अपने आप को संगठित करने में पेशवा माधव राव ने काफ़ी
जद्दोजहद की और खुद को दोबारा संगठित इस तरीके से कर लिया था अगले 10 सालों में कि मुगलों का जो उस समय बादशाह था, जो आप जानते होंगे बक्सर का जब युद्ध हुआ तो शाह आलम द्वितीय जो भगोड़े के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था और अंग्रेज उसे पेंशन पर रख चुके थे, उस व्यक्ति को दोबारा से दिल्ली के तख्त पे बिठाने में अहम योगदान था माधवराव फर्स्ट का। जो माधवराव फर्स्ट थे, ये आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे, इनका अहम योगदान था। यानी मराठा जो एम्पायर है दोबारा से अपनी शक्ति को स्थापित कर रहा है। साथ ही साथ जब इनकी मृत्यु होती है माधवराव फर्स्ट की, तो वहाँ जो यूरोपियन इतिहासकार है जिसका नाम है ग्रांड डफ लिखता है कि मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का मैदान उतना घातक सिद्ध नहीं हुआ था जितना इस सर्वश्रेष्ठ शासक की असमय देहावसान, यानी एक्सीडेंटली इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? माधवराव की। दरअसल जो मराठा एम्पायर है वो षड्यंत्र और मृत्युओं से ही परेशान रहा। इसकी भी एक्सीडेंटल मौत होती है, इसको भी अचानक बीमारी हो जाती तो उससे ये मर जाता। जैसे ही इसकी मौत होती है फिर जो मराठा एम्पायर है वो उस एक अच्छे शासक की तलाश में फिर रह जाता है, लेकिन उसे दो अच्छे व्यक्ति मिलते हैं जो प्रशासन में अहम भूमिका निभा रहे थे। पहला था महादजी सिंधिया जो कि ग्वालियर जो पेशवाई केंद्र था उसे कंट्रोल करते थे। दूसरे थे नाना फडणवीस जो कि पुणे में ही अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए थे। तो इन दो व्यक्तियों का जो वर्चस्व है अगले 30 वर्ष तक हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं जरा इन दोनों का क्या वर्चस्व रहा। जो आप ऊपर देख पा रहे हो ये है नाना फडणवीस और ये है महादजी सिंधिया। तो जो उत्तर में सिंधिया का और दक्षिण में फडणवीस का जो प्रमुख वर्चस्व रहता था, वो अपने प्रशासन को और पूरी जद्दोजहद और पूरी मेहनत के साथ संभालते थे मराठा प्रशासन को। अब नाना फडणवीस का जो वास्तविक नाम था वो था बालाजी जनार्दन भानु। आपने देखा होगा जो बालाजी नाम होते हैं, बालाजी नाम के व्यक्ति होते हैं, उनका अपना महत्व रहता है। जैसे बालाजी बाजीराव या उससे पहले देखें बालाजी विश्वनाथ। तो इन सब बालाजी नाम का, जैसे बालाजी हनुमान मंदिर भी है, बालाजी धाम जाते हैं तो वहाँ भी एक अलग जो ऑरा है उस जगह का, तो ये बालाजी नाम लगने पे एक अलग ऑरा बन जाता है। तो यही है बालाजी जनार्दन भानु। नाम याद रखने के लिए सारे लिंक बिठाए जाते हैं। तो आप वास्तविक नाम क्या याद रखेंगे? बालाजी जनार्दन भानु। किसका नाम है? ये नाना फडणवीस का। कई क्वेश्चंस में, कई एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि ये पूरी जो सीरीज है टारगेट 100 सीरीज है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो इसलिए ऐसे जो फैक्चुअल पॉइंट है वो लाइन में या 1 पॉइंट या 1 लाइनर दे देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब हुआ ये कि जब इसकी मृत्यु होती है, किसकी? माधवराव फर्स्ट की। तो इसका जो चाचा था, कौन? रघुनाथ राव, जिसे रघुवा भी बोलते हैं। ये व्यक्ति पानीपत की तीसरी लड़ाई से लौट के वापस आया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो बच के लोग आए थे उनमें से ये व्यक्ति भी था, रघुनाथ राव। ठीक है, तो रघुनाथ राव चाहता है कि अब गद्दी मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ ये था कि जब मैंने बताया था कि पहले मराठाओं ने प्रस्ताव पारित कर लिया था कि जो भी अब आने वाला पेशवा होगा वो वंशानुगत आधार पे बनेगा। तो वंशानुगत आधार के रूप में जो भी माधव का बच्चा होगा या माधव का लड़का होगा वही पेशवा बनना चाहिए था। इसलिए बाकी जो मराठा तंत्र था उसने रघुनाथ राव को पेशवा बनने से अड़चन डाली। लेकिन क्या हुआ, रघुनाथ राव ने वहाँ आपसी लोगों में एक संगठन बनाने की कोशिश करके अपने आप को पेशवा बनाने की कोशिश की। लेकिन इसमें दो लोग आड़े आए, पहला नाना फडणवीस और दूसरा महादजी सिंधिया। तो इन दोनों ने इस रघुनाथ राव को, अब आपको ये पता होगा कि रघुनाथ राव कौन था। दरअसल रघुनाथ राव को मैं आपको बताऊं, जैसे आप बाजीराव को आपने देखा, बाजीराव के दो पुत्र थे। एक तो आपने ये यदि मेरा प्रीवियस लेक्चर लिया है तो आप उसमें डेफिनेटली समझ जाएंगे। तो उसमें दो पुत्र थे, एक तो बालाजी बाजीराव जिसकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी, और दूसरा रघुनाथ राव था। तो ये वही रघुनाथ राव है जो पानीपत की तीसरी लड़ाई से भी बच के आए थे, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया। और अब ये चाहता है कि मुझे भी अब ये जो मराठा पेशवाई की जो गद्दी है वो मुझे भी मिलनी चाहिए। तो उसी गद्दी के जद्दोजहद में ही आगे युद्ध होंगे। जब माधवराव की मृत्यु होती है तो उसकी जगह पे बैठाया जाता है नारायण राव। लेकिन हुआ ये कि नारायण राव उतना होशियार नहीं था, तो इसको जब गद्दी पर बिठाया गया तो ये षड्यंत्रों का शिकार हो गया। किसके? रघोवा के। ठीक है, तो रघोवा ने क्या किया कि षड्यंत्र करके नारायण राव की हत्या करा दी। कब? 1773 में। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आप जान लोगे तो आप आसानी से आगे वाला जो घटनाक्रम है उसे याद कर पाएंगे, उसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो जैसे इसकी ये हत्या करा देता है, किसकी?
नारायण राव की रघोवा यानी रघुनाथ राव, और खुद गद्दी पर बैठने की कोशिश करता है। तो नाना फडणवीस उसका विरोध करते हैं, नाना फडणवीस उसका विरोध करते हैं। और नारायण राव ने जब जैसे ही नारायण राव की मृत्यु होती है तो उसका एक बेटा था जो नाबालिग ही था, माधवराव नारायण, माधवराव नारायण, तो उसको वो गद्दी पर बिठा देते हैं। तो इसकी जो माँ होती है गंगाबाई, क्या नाम है, गंगाबाई, गंगाबाई, गंगाबाई इसकी माँ होती है। गंगाबाई इस पूरी पेशवाई का पद संभालती हैं माधव नारायण राव के नाम से। कभी कभी क्या होता है कि पेशवाई का क्रम पूछ लेता है आपसे कि इनमें इनको क्रम के अनुसार लगाइए, तो आप ऐसे तो याद रखेंगे, पहले बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद माधवराव, फिर उसके बाद नारायण राव, फिर माधव नारायण राव। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा सकते हैं। अब आगे क्या हुआ कि जो गंगाबाई हैं उन्होंने अपने बेटे को गद्दी पर बिठाया और उसको जो समर्थन मिला वो किसका मिला, नाना फडणवीस का मिलता रहा। अब नाना फडणवीस ने उसे समर्थन दिया और रघुनाथ राव इस घटनाक्रम से बहुत परेशान हो गया, तो वो क्या किया कि उसने सोचा कि अब मराठा तंत्र में मेरी बात, मेरी जो दाल है वो गलने वाली नहीं है, और वो इधर से अंग्रेजों की तरफ भागा। आपको याद है कि अंग्रेज तो ताक में थे कि कोई भी आए और हमसे आके संधि कर ले, अपनी कमजोरियां बताए, हम फिर जाके उसके दो चमाट मार देंगे। तो यही हुआ, क्या हुआ कि रघुनाथ राव ये सोचने लगा कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता हूँ, वहाँ साठगांठ करता हूँ और खुद पेशवा बनूंगा, और मैं जब पेशवा बनूंगा तो इन सबको देख देख के मारूंगा। ठीक है, ये पहुंचता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचा तो वहाँ दरअसल आपको पता है ये जो टाइम चल रहा है वो 1700, ये जो टाइम है वो 1774 का है। ठीक है, 1774 का। और आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। तो कंपनी पर भी नियंत्रण आ गया था। कंपनी दरअसल अब तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो व्यापारियों के माध्यम से काम कर रही थी, अब कंपनी पर सरकार का नियंत्रण था। अब जब सरकार मतलब इंग्लैंड की सरकार, तो इंग्लैंड की सरकार का जब नियंत्रण हुआ तो वहाँ पर अलग अलग जो स्टेट थे या अलग अलग जो राज्य थे या अलग अलग जो इनके केंद्र थे, जैसे बम्बई है, कोलकाता है, मद्रास है, इनके लिए अलग अलग काउंसिल बिठा दी गई। तो इसके लिए एक अलग काउंसिल बिठाई गई। तो अभी क्या था कि यहाँ कोलकाता काउंसिल का नाम चल रहा था। ठीक है, कोलकाता काउंसिल जो थी उसके अंडर में ही बम्बई को भी रखा गया था उस टाइम। तो हुआ ये कि इन्होंने कहा, कोलकाता काउंसिल के पास ये जब ये बात पहुंची कि ऐसे ऐसे वो आया है, कौन, कि ये यहाँ से मराठाओं से रघुनाथ राव आया है और वो ये कह रहा है कि आप मुझे यदि समर्थन दे दोगे तो मैं आपको, जो बम्बई के पास में है ना सालसेट द्वीप, आज बम्बई जो है वो सालसेट द्वीप पे ही है, पूरा जो बम्बई बसा हुआ है वो सालसेट द्वीप के निकट ही है। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि बम्बई कौन सा, बम्बई किस द्वीप पे बसा हुआ है, तो सालसेट द्वीप पे। साथ ही सालसेट द्वीप कहाँ पर लगता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एसएससी का ये क्वेश्चन है, सीजीएल का या सीएचएसएल का, कि उसमें पूछा है कि सालसेट द्वीप किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। तो इसमें क्या था कि इस द्वीप को मैं तुम्हें दे दूंगा, किसको, अंग्रेजों को। साथ ही जो बसीन है, बसीन का जो क्षेत्र है वो भी मैं आपको दे दूंगा, ये गोवा का निकट जो क्षेत्र पड़ता है बसीन, मैं उसे भी आपको दे दूंगा। इससे आप अपना जो ये पोर्ट वाला क्षेत्र होता है, दरअसल अंग्रेज क्या थे, इन क्षेत्रों की तरफ क्यों जा रहे थे, चाहे सालसेट द्वीप हो चाहे बसीन हो, इन सब पे ये इसलिए जाना चाहते थे कि ये जो क्षेत्र हैं वो एक पोर्ट के नज़दीक थे, मतलब समुद्र के नज़दीक आ रहे थे, तो उन्हें व्यापार करना आसान होता। तो जैसे उन्होंने ये बात सुनी कि ठीक है तो ये मुझे हमें फ्री में मिल जाएगा, तो मन में लड्डू फूटा वाला हिसाब हो गया। तो कंपनी ने इसके बदले उससे कहा कि ठीक है, हम तुम्हें इसके लिए अपनी सैनिक मदद दे देंगे, 2500 सैनिक तुम्हारे साथ रहेंगे, पर उसका खर्चा तुम उठाओगे। कौन सा खर्चा, कि 1.5 लाख रुपए महीने दे देना। बोला ठीक है, तुम्हारी जो बात है हम कब पूरी करेंगे। अब ये बात इस पूरी सभा को पता चलती है, मराठाओं की सभा को, कि यार ये बंदा यानी रघुनाथ राव जाके अपनी बात कहाँ कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके कह रहा है, और वहां संधि भी करके आ गया। और उस संधि का नाम क्या रख रखा है इन्होंने, सूरत की संधि। जो रघुनाथ राव और कंपनी के बीच में जो संधि होती है उसी संधि का नाम क्या है, सूरत की संधि। अच्छा, ये सूरत में संधि करके आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसका अब हम इससे बदला लेंगे। इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब सोची कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसके साथ मिली हुई है, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पे आक्रमण कर दिया। और यहीं से शुरू हो जाता है फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध। कौन सा युद्ध शुरू होता है, प्रथम एंग्लो मराठा
वॉर। और प्रथम एंग्लो मराठा वॉर भी 1775 को शुरू होता है और 1782 तक ये चलेगा। इसका घटनाक्रम मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ अभी तक आपको क्या याद रखना है, सूरत की संधि कब हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो 1775 में हुई, और किस किस के बीच हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव दोनों के बीच में हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चले। अब जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध में मराठे भारी पड़े, और मराठे जब भारी पड़े तो अंग्रेजों के छक्के छूटने लगे। और कैट अब उसमें जब कंपनी को पता चला कि यार मराठे तो हम पे भारी पड़ रहे हैं, तो कंपनी ने सोचा कि इनसे संधि कर लेते हैं। तो एक कैप्टन था इनका, उस कैप्टन को भेजा कि आप जाके इनको ना संधि सुलह वुलह करवा दो, लड़ाई वड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो ये बंदा जाता है और वहाँ एक संधि करता है जिसका नाम है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि में क्या कह रहे हैं अंग्रेज ये कह रहे हैं, लड़ाई क्यों हो रही भाई ये बताओ पहले। अंग्रेजों ने पूछा कि आप हमसे लड़ क्यों रहे हैं। तो मराठाओं ने कहा कि आप रघुनाथ राव का साथ क्यों दे रहे हैं, रघुनाथ राव तो हमारे यहाँ से भगौड़ा है, तुम उसे क्यों अपने साथ बिठा के खाना खिला रहे हो। वो कहते ठीक है हम उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन हम उसका साथ इसलिए दे रहे थे कि उसने हमसे ये बोला था कि जो साष्टी का क्षेत्र है, या जिसे हम सालसेट भी कहते हैं, वो क्षेत्र मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम मुझे वो क्षेत्र दे दो। मराठाओं से कहा कि तुम हमें ये क्षेत्र दे दो, हम उसका साथ नहीं देंगे। बोले ठीक है तुम साष्टी वाला क्षेत्र ले लो, लेकिन उसका साथ मत देना। तो इस तरीके से पुरंदर की संधि खत्म होती है, जिसमें सालसेट अंग्रेजों को मिल जाता है और रघुनाथ राव का वो साथ छोड़ देते हैं। कौन? अंग्रेज। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो संधि थी, इसमें इस संधि को लेकर कोर्ट ऑफ डायरेक्ट ने जब मानने से इनकार करते युद्ध दोबारा छिड़ गया। अब युद्ध जब दोबारा छिड़ा तो इस संधि को, दरअसल जो पुरंदर की संधि हुई थी, इसे नाना फडणवीस और इनके कर्नल ओप्टन, क्या नाम था अंग्रेजों की तरफ से, कर्नल ओप्टन, इन दोनों ने इस संधि को कराया था। तो ये कहने लगे यार तुम तो हमारी बात ही नहीं मान रहे। अब नाना फडणवीस को आ गया गुस्सा, अब उन्होंने पूरे जोर शोर से अंग्रेजों पे अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो बड़गांव में 1779 में अंग्रेजों को घुटनों पे ला दिया। अब क्या हुआ कि जब अंग्रेज घुटने पे आ गए तो फिर कंपनी फिर इनिशिएट लगाने लगी कि यार चलो इनसे संधि कर लेते हैं। अब संधि के क्रम में यहाँ एक संधि होती है जिसे बड़गांव का समझौता है, बड़गांव की संधि कहते हैं, 1779। याद रखेंगे कि पुरंदर की संधि 76 में होती है और बड़गांव का समझौता ये कब होता है? 79 में होता है। 1 कम 80, 79। ठीक है, क्लियर है। और इससे पहले प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कब शुरू होता है? 1775 में। और अभी ये उसी के अंतर्गत ये सब कुछ चल रहा है, चाहे पुरंदर की संधि हो चाहे बड़गांव का समझौता हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बड़गांव के समझौते में इतनी भारी भरकम शर्तें ला दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि जो रघुनाथ राव उसे हमें सौंप दो, अब बहुत देर हो गई उसे तुम्हारे साथ रहते रहते हैं। अंग्रेजों ने जो मराठों के जो केंद्र अभी तक, या मराठों के जो क्षेत्र कब्जा लिए हैं, उन्हें मराठों को सौंपो, और जब तक तुम ये पूरा काम नहीं करोगे तुम्हारे 2 अधिकारी हमारे बंधक रहेंगे। अब आप देखना, आपको मैंने बताया था कि एंग्लो मैसूर युद्ध जब हुआ था तो उसमें टीपू सुल्तान के 2 लड़के थे, वो अंग्रेजों ने बंधक बनाए थे। वो चीज़ उन्होंने यहीं से सीखी थी कि मराठों ने इनके 2 अधिकारी बंधक बना के रखे थे। तब तक तुम संधि की शर्तें पूरी नहीं कर दोगे जब तक ये तुम्हारे जो लड़के हैं हमारे पास रहेंगे, या तुम्हारे जो ये अधिकारी हैं वो हमारे पास रहेंगे। वहाँ का जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये बात सुनी कि अच्छा ऐसा है, उसने इस संधि को ही नामंजूर कर दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो ऐसी संधि कर पाए, हम युद्ध लड़ेंगे। और युद्ध लड़ते लड़ते उसने क्या किया कि ये जो टाइम है, आपको पता है कि 79 का टाइम है। कौन सा टाइम है ये? 79 का, 1779 का टाइम है, जब बड़गांव की संधि हुई थी या बड़गांव का समझौता हुआ। तो ये जो टाइम है, इस टाइम अंग्रेज की जो सेना थी वो खाली थी। उन्होंने सारी सेना को इकट्ठा कर लिया और मिलके किस पे आक्रमण कर दिया? मराठों पे आक्रमण करने लगे। और आक्रमण करने लगे तो आक्रमण के क्रम में मराठों को इन्होंने इस बार दबोच लिया। मराठों को जो सेनापति थे वो उनकी तरफ जाके मिल गए थे। तो इस कारण जो मराठे हैं वो हार की कगार पे आने लगे। जब वो हारने लगे तो एक समझौता होता है जिसे हम सालबाई की संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सालबाई की संधि। नाम याद रखेंगे। 1782 में कौन सी संधि होती है? सालबाई की संधि। ठीक है, तो ये जो संधि है
वो महादजी सिंधिया और अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था डेविड एंडरसन। क्या नाम था? डेविड एंडरसन। इन दोनों के बीच, यानी कंपनी की तरफ से डेविड एंडरसन और मराठों की तरफ से महादजी सिंधिया, इन दोनों ने एक संधि की जिसे सालवाई की संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि में क्या कहा कंपनी ने कि जो सालसेट और भारूच के जो क्षेत्र हैं, यानी गुजरात में पड़ता है और बम्बई में पड़ता है सालसेट, इन दोनों के जो क्षेत्र हैं, आप इन्हें यहाँ भी देख सकते हैं, मान लो ये भारूच है और ये सालसेट है, तो इन दोनों क्षेत्रों पर नियंत्रण जो है वो कंपनी का रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो मराठे हैं, मराठा मैसूर के हैदर अली को हराएंगे और कर्नाटक क्षेत्र को फिर वापस हासिल करेंगे और इसमें कंपनी उनका साथ देगी। तो सालवाई की जो संधि हुई उसमें अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को मुख्यतः सालसेट द्वीप मिल गया और भारूच का क्षेत्र मिल गया। और मराठाओं का जो पेशवा था, जो नारायण माधवराव था या माधवराव द्वितीय, उसे अंग्रेजों ने अपनी स्वीकृति दे दी कि हम इसको पेशवा मानते हैं और अगले 20 वर्ष तक शांति की पहल रखी कि अगले 20 वर्ष तक कोई किसी पे युद्ध हमला नहीं करेगा, एक दूसरे का साथ देंगे। ये संधि इनके साथ कर लेते हैं ये, और इनको पूरा बेनिफिट ये मिल जाता है कि वो जो मैंने आपको पढ़ाया था कि मैसूर में जब हैदर अली या टीपू सुल्तान अकेले लड़ते रहे, वो इस संधि की बदौलत ही थे। तो अंग्रेजों को काफ़ी फायदा हुआ इस संधि से। सालवाई की संधि ध्यान रखेंगे 1782 की, ठीक है। तो इस संधि के माध्यम से 20 वर्ष तक अब शांति रहेगी और आगे घटनाक्रम क्या होगा वो हम देखेंगे अगली क्लास में। अब तक आपको ये क्लास कैसी लगी, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में हम देखेंगे कि सबसे लास्ट में जो संधि हुई वो है सालवाई की संधि, ध्यान रखनी है। उसकी प्रमुख शर्तें ये हैं कि डेविड एंडरसन और जो महादजी सिंधिया, इन दोनों के बीच में हुई थी। इसकी शर्तों में ध्यान रखेंगे कंपनी ने सालसेट और भारूच पर नियंत्रण बनाए रखा, और साथ ही जो रघुनाथ राव है जाके अब गुजरात में बस जाएगा और उसको पेंशन मिलेगी। जो पेशवा था नारायण माधवराव या माधव नारायण राव या माधवराव द्वितीय, उसे अंग्रेजों ने स्वीकृति प्रदान कर दी और इस तरीके से सालवाई की संधि हो जाती है ख़त्म। फिर उसके पहले हम देखेंगे कि सूरत की संधि 1775 में होती है राघोवा या रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फिर एंग्लो मराठा युद्ध 1785 में शुरू हो जाता है इसी की परिणति में। फिर 2 संधियां होती हैं, एक पुरंदर में एक बड़गांव में। दोनों संधियों में अंग्रेजों पे कुछ शर्तें ला दी जाती हैं जिन्हें अंग्रेज नहीं मानते, और जब वो अंग्रेज हावी होते हैं तो वो सालवाई की संधि रखते हैं। इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसकी एक आसान ट्रिक है, सूरत सुंदर है बड़ी साली की। तो कैसे याद रखेंगे? सूरत सुंदर, यहाँ अंदर से सुंदर उठाएंगे, बड़ से बड़ी उठाएंगे और साल से साली उठाएंगे। तो सूरत सुंदर है बड़ी साली की। इजी है ट्रिक याद करना। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? आप हमें अपने जो सजेशंस हैं, अपने फीडबैक हैं, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट 100 बैच की जो जितनी सीरीज़ हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे देखते रहिए, रिवाइज़ कीजिए और प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चन 100% आने। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।